नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना का दौर चल रहा है चारों तरफ। अगर आप बाहर की खबरें देखते हैं, आप चाहे देश की खबरें देखें चाहे आप विदेश की खबरें देखें, हर तरफ नकारात्मक माहौल है। ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, अर्थव्यवस्था में अब वो जान नहीं रह गई है। इस तरह की तमाम चुनौतियां हैं और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं हैदराबाद के सीमेंट व्यवसायी हैं। बहुत बड़ा इनका सीमेंट व्यवसाय है और अगर देखें तो इनका खुद का एक बैंक भी है, महावीर कोऑपरेटिव बैंक है आपका। तो हरिनारायण व्यास जी मेरे साथ हैं, हैदराबाद में इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, अर्थव्यवस्था को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, विप्र फाउंडेशन, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि ब्राह्मण समाज को एक तरह से वैचारिक संस्था के तौर पे काम करती है। तो इसकी क्या कुछ खूबियां हैं, क्या इसमें जिम्मेदारियां आपके पास है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा जी, कि आप बहुत अच्छा लोकल एरिया में काम कर रहे हैं। शुक्रिया। विप्र फाउंडेशन एक वैचारिक संस्था है विप्र समाज की, जो अखिल भारतीय संगठन है। जी इसमें सारे भारतवर्ष के और विदेशों के विप्र समाज के लोग जुड़े हैं। जी राजस्थानी विप्र समाज की जितनी भी विभिन्न जातियां हैं, उन सब के लोग इसमें जुड़े हैं। भगिनियाँ जुड़ी हैं, युवा प्रकोष्ठ जुड़ा है। और विप्र समाज में हम चिकित्सा और शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। जी शिक्षा में विप्र फाउंडेशन बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। स्वर्गीय रामनारायण शर्मा शिक्षा कोष के माध्यम से जो युवा पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं, उनको हम ब्याज रहित लोन देते हैं ताकि वह उसे पढ़ सके और वह राशि पढ़ने के बाद जब वो कमाता है तो उसे रिफंड कर सके, ताकि इस प्रकार से आगे चैनलाइजिंग उसकी चल सके। जी ये कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अब तक हमने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपया लोन इसमें युवाओं को दिया है। और विशेष बात यह है कि जिन युवाओं ने पढ़ाई पूरी कर ली और कमाई शुरू कर दी, वह इसमें वापस रिफंड भी दे रहे हैं ताकि ये चैनल आगे चल सके। जी चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे विभिन्न घटकों में जहाँ पर हमारी शाखाएं हैं, जी कई कार्य हम कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना में भी विप्र फाउंडेशन ने अन्न के, सामग्री के कई कार्य किए हैं। जी हमने पिछले दिनों अप्रैल माह में भगवान परशुराम जी की जो जयंती थी, उस दिन से हमने 4 दिन का एक कार्यक्रम लिया था, जिसमें हमने 1 करोड़ मंत्र जाप रखे थे। जी माँ भगवती के सुरक्षा कवच के जो मंत्र हैं, जयंती मंगला काली, उसका 1 करोड़ जाप और 1 लाख थाली भोजन लोगों में हम देंगे, ऐसा निर्णय हुआ था। उसका सारे भारत में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और लगभग 2.5 करोड़ मंत्र हुए और 2.5 लाख से ऊपर भोजन थाली लोगों में बांटी गई। जी, तो आप बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें इससे लोगों के अंदर जगती भी हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि व्यवसाय को लेकर तमाम चुनौतियां अब कोरोना ने इसमें खड़ी की हैं और अब ये वैश्विक महामारी है। तो आप एक सीमेंट व्यवसायी हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय व्यवसाय में जो संभावनाएं हैं, किस समय चुनौतियां ज़्यादा हैं, कि संभावनाएं अधिक हैं, या कितना आसान है इस समय व्यवसाय करना, या किस तरह की चुनौती आपके सामने आ रही हैं? देखिए, कोरोना महामारी में ये संकट तो जरूर आया है। आर्थिक संकट तो बहुत बड़ा आया ही है जी। साथ ही साथ आगामी 6-8 माह तक मेरा मानना है कि यह संकट लगातार रहेगा। जान है तो जहान है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जी। तो हमें इसी मंत्र को लेकर के चलना है कि अभी हम अपने स्वास्थ्य को देखें, अपने शरीर को देखें। व्यापार आज नहीं कल हम कमा लेंगे जी, लेकिन इसमें नकारात्मक रहने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है जी। व्यवसाय है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी डूबने के कगार पर नहीं पहुँच पाएगी जी, क्योंकि भारतीय का सबसे बड़ा ये खूबी है कि वह स्वयं अपनी एक सेविंग रखता है जी। और उस सेविंग को वह हरदम अपने साथ रखता है ताकि किसी भी संकट के समय वह उसे यूज कर सके जी। और ऐसे ही व्यापार में है, हम लोगों को अपने एडिशनल खर्चे जो है वो कम करने होंगे और अपने व्यापार को चलाना होगा। मैं मानता हूँ कि व्यापार अभी इन दिनों में काफ़ी मंदा रहेगा। लोगों को इसमें विश्वास अपना नहीं तोड़ना चाहिए, विश्वास को डावाडोल नहीं करना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। सरकार
वास्तव में बहुत हमारी मदद कर रही है और उस मदद को लेने की क्षमता हमें होनी चाहिए जी, ताकि हम हमारे व्यापार को और आगे बढ़ा सकें। जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा इसमें नकारात्मक रहे, हम वापस जरूर उठेंगे, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। जी, जैसे कि एक जानकारी मेरे पास है कि आपका खुद का एक बैंक भी है, तो बैंकिंग सेक्टर भी इस समय जूझ रहा है पूरी तरह से कि लोग अधिक से अधिक धन की निकासी कर रहे हैं बैंकों से, और इससे बहुत बड़ी चुनौती मौद्रिक नीतियों पर खड़ी हो जाती है कि जब बैंक के पास ज़्यादा पूंजी नहीं रह जाती है, उसकी जब तरल संपत्तियां कम होने लग जाती हैं, तो बैंक के सामने भी चुनौती आती है कि वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से लोन नहीं बांट सकता है, ज़्यादा प्रभावी ढंग से कुछ योजनाओं को वो ला नहीं सकता है। आरबीआई की गाइडलाइंस में भी परिवर्तन आपको लाना पड़ता है, रेपो रेट भी आपको चेंज करना पड़ता है, तमाम चुनौतियाँ हैं। तो इस दौर में बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूत हो सकता है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर की जहाँ तक बात है तो उसमें हमारी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जी, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रही है जी, और उस गाइडलाइंस के मद्देनजर जो मोरेटोरियम हमको देना है व्यापारियों को, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को, वह सारी बैंक दे रही है। जी, बैंक, रिजर्व बैंक ने काफ़ी गाइडलाइंस हमको दी है, हम उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जी, और जहाँ तक सेविंग की बात है तो मैं आपको बताते हुए आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा जी, कि हमारे डिपॉजिट्स में कोई कमी नहीं आई है, जी, हमारे सेविंग बैंक अकाउंट्स में कोई कमी नहीं आई है। जी, लोग, जैसा मैंने कहा ना कि भारतीय का ये व्यवहार होता है, एक नेचर होता है कि वो अपना पैसा हरदम अपने साथ सेफ रखता है, जी, वह चीज़ आज भी मालूम हो रही है। जी, हाँ, लोन्स अलबत्ता जिनके हमको आना है वो मॉरिटोरियम की वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मूल राशि नहीं आ रही है, जी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन उसमें हमको सरकार काफ़ी कुछ मदद करेगी। जी, तो मैं नहीं समझता कि बैंकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, जो हमारे एनपीएस हैं जी, वो अवश्य बढ़ेंगे जी, और बैंक का जो लाभ है, जी, शुद्ध लाभ, वह जरूर कम हो सकता है। जी। तो बैंकिंग सेक्टर के सामने भी पूरे तरह से रास्ते मतलब बंद नहीं हुए हैं। अब हम शिक्षा की बात करते हैं, और शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चों की इसलिए क्योंकि वही हमारी आगे आने वाला पूरा पूरा भविष्य तय करने वाले हैं। तो जो स्कूल्स हैं, जो लागत पहले उनको आती थी शिक्षा देने में, वो लागत अब उनकी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन जब हम फ़ीस की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी फ़ीस में थोड़ी सी भी छूट नहीं दी है। दिल्ली की अगर हम बात करें, केजरीवाल सरकार ने आदेश भी दिया कि आप फ़ीस मत लीजिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का इतना ज़्यादा दबाव है सरकार के ऊपर कि सरकार को बाद में फिर चुप रहना पड़ा, और वो फ़ीस बराबर ट्यूशन फ़ीस के रूप में बच्चों से ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिस्टम आ रहा है, सेमिनार को अब लोग वेबिनार बोल रहे हैं, घर में बैठकर बहुत सारे लोग एक छोटी सी स्क्रीन में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जुड़ने के लिए तैयार हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे कैमरे को खोलकर कहीं पर सो रहे हैं, कभी अपना कैमरा ऑफ करके उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं जा रहा है, टीचर जो बोल रहा है वो उनकी समझ से कोसों दूर है। तो इस चुनौती से कैसे पूरा का पूरा भारत निपटेगा, क्योंकि भारत में शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे इससे निपटेंगे और बच्चों को इससे कितना नुकसान होने की संभावना है? देखिए, ऐसा है, शिक्षा तो प्रारंभ से ही भारत में हम लोगों ने देखा कि हमारे ऋषि मुनि और जो पुराने लोग थे वे गुरुकुल में पढ़ते थे। जी, हमारे पुराने जो पीढ़ियाँ थी वह गुरुकुल में गुरुजी के पास पढ़ते थे। जी, और आज भी हम स्कूल में जाकर के जो पढ़ाई करते हैं जी, उसकी बात ऑनलाइन की पढ़ाई में कभी भी नहीं आ सकती है। जी, आज भी कई स्कूल्स में, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उनमें ऑडियो विजुअल ही चल रहा है। जी, तो लेकिन फिर भी वह उस क्लासरूम में चलता है जहाँ एक अध्यापक उनके साथ मौजूद होता है, और बच्चे उसमें देख करके पढ़ते हैं, उससे उनका ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना ही होगा, टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना ही होगा। अगर हमको आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, मैं तो इसका घोर विरोधी हूँ कि पहली क्लास से लेकर के 7वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन की कोई शिक्षा दी नहीं चाहिए। पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए तो ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। वह बच्चा अपना कंसंट्रेशन खराब करेगा, उसकी लैपटॉप की जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसके रेडिएशंस जो होती हैं, उससे उसकी आंखों पर असर पड़ेगा, उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भौतिक माहौल जो उसे मिलना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल जो माहौल मिलना चाहिए स्कूल का, वह नहीं मिलेगा तो उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर कदापि नहीं होगा। और जहाँ तक फीस की बात है, यह यहाँ पर पुनः एक बात आती है कि सबके अपने खर्चे हैं, स्कूल्स के भी अपने खर्चे हैं। उन लोगों को अपने खर्चे निकालने के लिए फीस तो लेनी ही होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीस वो लेते हैं, जो डिपॉजिट्स वो लेते हैं, अभी उनको नहीं लेना चाहिए। मात्र ट्यूशन फीस वे ले और 4, 5, 6 महीने में जब स्कूल वापस चालू होगी तो उस समय वो उसे एडजस्ट करें। यह इन स्कूल वालों को करना चाहिए। सरकार इस बारे में
कड़े निर्देश दे भी रही हैं। जी। अब सरकार का रवैया इस पे कैसा रहता है ये सारा उसी पर निर्भर करता है। जी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए और विशेषकर छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, तो बच्चों की बात हमने कर ली, शिक्षा की बात हमने कर ली, और जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन सब के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है नौकरी की, कि किस सेक्टर को ये चुनें, किस सेक्टर में जाएं, क्योंकि हर कोई धन कमाना चाहता है और बच्चा अब यही चाहता है कि वो उस सेक्टर में जाए जिसमें उसको अधिक से अधिक सैलरी मिले। तो आपका इसमें क्या सुझाव है कि स्टार्टअप करना ज़्यादा बेहतर है या किसी एक पर्टिकुलर नौकरी के पीछे ही भागना ज़्यादा बेहतर है? देखिए, पिछले कुछ 1.5 दशक से जी हमारा युवा सिर्फ नौकरी के पीछे जाना ही पसंद कर रहा है। जी एक जैसे मेरे घर में लीजिए कि मेरा व्यापार है, जी तो मेरा लड़का मेरे साथ व्यापार में आने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो अपने खुद के एक नौकरी में जाने में इंटरेस्टेड है। जी। ऐसा हर घर में होता है। जी, हो रहा है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा लड़का मेरे साथ है जी व्यापार में। तो लेकिन सभी लोग नौकरी की ओर जा रहे हैं। पिछले 1.5 दशक से इस प्रकार का माहौल चल रहा है जी और उसमें से भी कई लड़के या कई लड़कियां विदेश जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। वे कैट के आदि के एग्ज़ाम देकर के विदेश जाते हैं। जी आज इस महामारी से एक सबसे बड़ा लाभ भारत को यह होगा कि जो विदेशों में हमारे लड़के हैं, जी। जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ के टैलेंट हैं, जी। वहाँ की टेक्नोलॉजी है, जो भारत के बहुत प्रतिभाशाली युवक हैं, वे वहाँ से अब कुछ समय के बाद भारत आना पसंद करेंगे। जी और जब वह टैलेंट भारत आएगा जी तो मेरा मानना है कि यहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा शुरू होगा, जी। क्योंकि वह टैलेंट स्वयं एक खुद आएगा, साथ में टेक्नोलॉजी लाएगा। जी। और जब उनको युवाओं की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर नौकरियों का भी बहुत चांस है और जी। उससे ज़्यादा चांस स्टार्टअप का है। जी आज सरकार ने हमको इतने सारे योजनाएं दी हैं आत्मनिर्भर के उसमें कि हम बहुत अच्छा व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं जी। कम राशि में, जी। जिसमें सरकार मदद करने के लिए तैयार है। जी तेलंगाना गवर्नमेंट भी स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा टी हब के माध्यम से मदद कर रही है। जी तो हमें हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह बजाय नौकरी के अपने स्वयं के बिजनेस में आए। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बिजनेस बिजनेस ही होता है। जी जी जैसे स्टार्टअप में आपका पूरी तरह से सुझाव ये है कि युवाओं को आगे बढ़कर आना चाहिए और सिर्फ नौकरी का एक पूरा का पूरा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जो कि स्टार्टअप के तौर पे वो रोजगार के लिए अपना सकते हैं। अब अगर बात करें हम मौजूदा दौर की, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो सरकारों के सामने है, जनता के सामने है, वो है चिकित्सकीय सुविधाओं की। अस्पताल सीमित हैं, डॉक्टर्स भी हमारे सीमित हैं, वो अधिक से अधिक जो बोझ उठा सकते हैं वो इसमें उठा रहे हैं और लगातार अब जो आंकड़े हैं अब वो इशारा कर रहे हैं कि आगे आने वाला बोझ और भी अस्पतालों के ऊपर बढ़ने वाला है। तो जैसे आप हो गए, आपने बहुत ज़्यादा काम किया चिकित्सा के क्षेत्र में, आपका क्या सुझाव है जनता के लिए कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स नए बनाए जा सकते हैं कि अस्पतालों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर जो दबाव है, जो आगे अभी आने वाला और है, वो कम किया जा सके? जैसे टेलीमेडिसिन की एक अवधारणा अब आई है कि अब छोटे छोटे कस्बों में भी लोग अब डॉक्टर से फ़ोन में बात करके या वीडियो कॉलिंग करके उसको अपने सिम्टम्स समझा रहे हैं और उससे दवाएं ले रहे हैं। तो इस तरह की, या जो बड़े लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, वो सामने आकर किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं? मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ जी कि अस्पताल कम है, डॉक्टर कम है और लोग ज़्यादा उसमें जा रहे हैं, जी इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर मैं क्षमा चाहते हुए आपसे मीडिया से अपील करूँगा जी कि वह स्वयं अगर नकारात्मक खबरें बंद कर दें। जी वे अस्पताल में मरे हुई लाशें दिखाना चाहते हैं, बीमार व्यक्तियों की तकलीफ दिखाना चाहते हैं, जी। लेकिन जो ठीक होकर के जा रहे हैं उनके वे नहीं दिखाते। जी आप देखिए भारत में प्रतिशत में देखिए कि जितने लोग कोरोना से प्रॉब्लम में आए हैं उसमें से कई लोग उससे ज़्यादा 50% से ऊपर वापस ठीक होकर के जा रहे ठीक हैं होगी गए। और मृत्यु दर बहुत कम है। जी और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि क्यों हम अस्पताल के भरोसे ही रहें। जी आज आयुर्वेद का इतना अच्छा इलाज है, जी हमारी खुद की नेचुरोथेरेपी का इतना अच्छा इलाज है कि हम घर पर जी अगर संभल कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क लगा करके रहें और घर पर नियम से रहें, तो मैं नहीं समझता कि अस्पताल जाने वाली नौबत लोगों में आएगी। जी। लेकिन लोग हैं कि जो हड़बड़ा करके सारे काम में जा रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि वे इस कठिन समय में, इस विषम परिस्थिति में अपने आप को संभाल करके रखें और जो आयुर्वेद का इलाज है वो स्वयं अपने घर में, अपने भोजनालय में, आपके किचन में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कर अपनी जान भी आराम से बचा सकते हैं। जी जैसे डॉक्टर्स की हमने बात कर ली, हमने व्यवसाय की बात कर ली, हमने स्टार्टअप की बात कर ली। अब एक शब्द है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी जो विद्यालय से, कॉलेज से निकल चुका है
और किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब किसी बड़े एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा वो उस फॉर्म को फिल करेगा और उसको पास करके कैसे भी नौकरी पाएगा। तो कोरोना के इस पूरे के पूरे दौर में बहुत कम उम्मीदें हैं कि अब नए जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो होने वाले हैं, क्योंकि लगभग लाखों बच्चे किसी एक एग्ज़ाम में बैठते हों, उसके लिए ट्रेन से किसी दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचना, वहां पर होटल में रुकना, ठहरना, खाने पीने की व्यवस्था, इन तमाम चुनौतियों के बीच में बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या सुझाव है कि जिससे कि वो आशावान रहें, क्योंकि साल डेढ़ साल के दौर में कहीं ऐसा ना हो कि वो उस परीक्षा की जिसकी तैयारी कर रहे थे, चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे वो एसएससी हो, उसको छोड़ ही दे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका युवाओं के लिए जी, कि वे सारे एग्जाम्स देना चाहते हैं, जी, चाहे कैट के रहो, चाहे सिविल सर्विसेज के रहो, जी, चाहे नीट के रहो, जी, वे सारे उस एग्जाम देना चाहते हैं और वो शायद एग्जाम्स इस वर्ष होना भी मुश्किल है। जी, इससे होता क्या है कि एक वर्ष विद्यार्थियों का खराब होने के पूरे चांसेस हैं, जी, ऐसा लोगों का मानना है। जी, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर यह बात कि युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आया है। जी, हम क्यों एकेडमिक कोर्सेज में ही जाना चाहते हैं? जी, आज हमारे पास इतने वोकेशनल कोर्स हैं जी, कि अगर हम उन कोर्सेज में बच्चों को भिजाएं, जी, वो जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जी, वो अगर पढ़ें तो मैं समझता हूँ को स्वयं के स्टार्टअप करने के लिए, स्वयं का व्यवसाय करने के लिए, जी, इंडस्ट्री प्रारंभ करने के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। जी, सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, मैकेनिकल में जाइए, इलेक्ट्रिकल में जाइए। आज आपको कंप्यूटर चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक बिजली का प्लग लगाने वाला आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। आपको एक पानी का सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, जी, जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है आज के एनवायरनमेंट में, आज जी, के प्रदूषण में। अगर वह चीज़ें वोकेशनल में वह सीखे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जी, आप मुझे बताइए कि एक अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है जी, तो उस पंक्चर को सुधारने के लिए आपको एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। जी, अगर हमारे ये लोग अच्छी तरह से उस तकनीक को समझ जाएं और जी, मॉडर्न वे में करें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा हो सकता है वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू, जी, जिस पर हमारी सरकार ने न ध्यान दिया है, ना हमारी एजुकेशनल संस्थानों ने ध्यान दिया है। जी, वोकेशनल कोर्सेज आर मस्ट फॉर ऑल यंग पीपुल, जी। दे शुड लर्न। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सीखने के बाद उनको उन परीक्षाओं को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जी, और वे अपना व्यवसाय इसी वर्ष शुरू कर सकते हैं, यह कर करके कि हैप्पी कोरोना, यू हैव गिवन अस द ईयर जी, 2020 जी, दैट आई कैन से यू विद गारंटी। सकारात्मक सोच रखिए, जी, नकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा। जी, सोच हमारी अगर सकारात्मक हो, हम पॉजिटिव रहें, तो रास्ते बहुत हैं, उन जी। रास्तों पे चलना हमारा काम है, जी, मंजिल बहुत दूर नहीं है। जी। आपकी बातों से एक तरह से सकारात्मक जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं कि कोरोना के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। आपकी बातों से ही मुझे ये अनुमान हुआ कि आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है व्यवसाय का, आपके पास बहुत ज़्यादा समझ है इस चीज़ की कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। तो थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में भी अब मैं अंत में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपना व्यवसाय शुरू किया, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे और किस तरह की चुनौतियाँ रास्ते में आपके सामने आई और कैसे आपने उन सारी बाधाओं को आपने पार किया। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जी, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था जी, और करता भी हूँ। जी, तो एजुकेशन के साथ साथ मैंने स्वयं अपने कई जगह पर नौकरी की, जी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, चूरन भी बेचा, ऐसे कर करके मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। जी, पढ़ाई में थोड़ा सा अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप भी मिली। जी, मैं उन विद्यालयों को कभी नहीं भूल सकता, उन अध्यापकों को कभी नहीं भूल सकता जी, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। फिर मैंने बिरलाज में मेरी पहली नौकरी ज्वाइन की जी, और करीब 18 वर्ष मैं एक ही कंपनी में बिरलाज में जी, काम किया मैंने। जी, लेकिन मेरा बचपन से ये एक एम्बिशन था कि मेरे जितने भी मेरे से बड़े हैं उन सब ने नौकरी की है तो मैं स्वयं व्यवसाय में जाऊं जी, और ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी व्यवसाय कर सके, बिजनेस कर सके। इसलिए मैंने सन 2000 में अपना व्यवसाय शुरू किया और लगन और मेहनत, जी, इन दो शब्दों की गांठ मैंने बांध ली जी, और साथ ही साथ धन के अभाव को कभी भी अपने आप में आड़े नहीं आने दिया। जब आप काम करते हैं तो लोग आपका साथ देते हैं, जी, मेहनत में लोग आपका साथ देते हैं, जी, यह मंत्र मैंने रखा जी, और व्यवसाय में मैं सफल रहा। कई जी, चुनौतियां मेरे सामने आई, जी, उन चुनौतियों को पार करते करते आज भगवान की कृपा से जी, बहुत अच्छा व्यवसाय लोग है और कई लोग मेरे पास भी हैं। और मैं तो अपने लोगों से भी यही कहता हूं कि अगर जी, वे उनमें हुनर है जी, तो वे मुझसे सहयोग लेकर के अपने व्यवसाय में जाएं, जी, ताकि वे भी अपने आप में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जी, जहाँ आपकी सोच ऊंची हो
वहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी ही बात से एक बात और निकल कर सामने आई कि आपने बताया कि 18 साल तक आपने एक ही कंपनी में आपने नौकरी की, तो पूरे की पूरी यात्रा के दौरान कोई तो एक पल ऐसा आया होगा आपके भी जीवन में कि आपको लगा होगा कि नहीं, अब इसके बाद मुझसे नहीं हो पाएगा, या इसके बाद का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। इस पूरे की पूरी यात्रा में वो क्षण आपकी ज़िंदगी में कब आया और आपने उसको कैसे आपने पार किया? बिल्कुल, हर नौकरी करने वाले के जीवन में यह क्षण आता ही है जी। चाहे वह किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो या एक मामूली कर्मचारी हो, उसके जीवन में ये क्षण जरूर आता है। मेरे साथ भी आया, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत बड़ी हौसला अफजाई की और मेरे जो कंपनी के मेरे बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझसे कहा कि यह बात भी निकल जाए, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत था। उस हार्ड वर्क के साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने में वंचित हो रहा था। तो मैंने कई बार सोचा कि नहीं, अब उससे नहीं होगा, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया ताकि मैं पढ़ भी सकूं और काम भी कर सकूं। तो जहां अगर आपको कोई राह में उंगली पकड़ने वाला मिल जाए तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम आता है। बाकी निर्णय स्वयं को करना पड़ता है कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ। उस क्षण में अगर हम शांति से सोच लें तो मैं समझता हूँ कि हम उस बाधा को अपने आप ही स्वयं पार कर लेते हैं, बनस्पत कोई दूसरे की परवाह करवाने। जी, पूरे के पूरे देश के युवाओं के लिए अंत में आपका क्या संदेश है कि वो किस तरह से अपने जीवन को जिएं, किस तरह से इस पूरे समय का उपयोग करें, क्योंकि खाली समय अब इस समय हर किसी के पास है, तो इस समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करके वो कैसे आगे जा सकते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आज की युवा पीढ़ी को जी कि वे इस समय का पूरा उपयोग लें। जी। इस समय को मात्र वीडियो गेम्स या और कोई गेम्स खेलने में न व्यर्थ करें, बल्कि शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक से इन सब चीज़ों में डूब करके वे इसका समय का लाभ लें और साथ ही साथ जो लक्ष्य उनको होना है, पाना है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या क्या साधन उनको चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाएं, ताकि जैसे ही हम इस कोरोना के संकट से निकले आपके पास एक प्लानिंग तैयार रहे, आपके पास अपना एक टाइम टेबल तैयार रहे, ताकि आप उसके हिसाब से आगे जा सके। और मेरा पूरा मानना है कि भारत हरदम जीता है और इस बार भी जीतेगा। लोगों का कहना है कि हम फाइनल में हारते हैं, हमने कभी कोई फाइनल हारा ही नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल भगवान के हाथ में है और भारत पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और साथ ही साथ हम अवश्य इस फाइनल में भी जीतेंगे और इसमें हमको अपने आप को सकारात्मक रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपकी बातों से बहुत सारे युवाओं को और पूरे देश को संदेश मिलेगा, एक सकारात्मक उनको सोच मिलेगी। और आपको यहाँ पर बुलाने का पूरा मकसद मेरा यही था कि आपसे युवा ये जान पाएँ कि स्टार्टअप हो गया वो नौकरी से परे की बात है। सिर्फ आप नौकरी के पीछे मत भागिए। आप ये मत सोचिए कि कोरोना के टाइम में अगर हमारी नौकरी चली गई है या हमको मिल नहीं रही है तो यहाँ पर जीवन खत्म हो गया है। हमारे साथ थे हरि नारायण व्यास जी, सीमेंट व्यवसायी हैं, आपका खुद का एक बैंक है, ये मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था, और बहुत बड़ा इनका अनुभव रहा है जीवन में, और आगे भी आपसे अब हम बातचीत करते रहेंगे तमाम मुद्दों पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत समाचार देखने के लिए जुड़े रहिए नवभारत समाचार के साथ।